नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यदि आपको पिछले क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। कुछ नहीं हुआ, बस इतनी ही बात की कम्युनिकेशन गैप था तो 15 मिनट लेट क्लास शिफ्ट कर दिया गया था। तो चलिए, सब लोगों को नमस्कार। कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी जल्दी पूछिए। क्वेश्चन पूछो बंधु लोग। नहीं है क्वेश्चन तो फिर आगे शुरू करता हूँ। ऑलराइट, फरमान क्या है उसकी चर्चा होना अभी शेष है, अभी चर्चा नहीं किया फरमान के बारे में। तो अब मैं आप लोगों के सामने में शुरू करता हूं ब्रिटिश कंपनी के बारे में। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? वो बाइबल का जो पुराना वर्जन है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनी का गठन एवं विशेषाधिकार दूसरा है कंपनी और मुगल उसके बाद कंपनी एवं गोलकुंडा का नवाब सुल्तान, गोलकुंडा का सुल्तान, उसके बाद सर आप जो लिखवाते हैं और पीपीटी नोट्स मिलता है, दोनों में अंतर होता है। जैसे कि साकेत जी कुछ उदाहरण देकर बताइए। कंपनी और गोलकुंडा का सुल्तान, इसके बाद कंपनी और पुर्तगाली डच और फ्रांसीसी डेनिश और फ्रांसीसी और फिर भारत विजय, भारत विजय। जब हम डेनिश के बारे में सिर्फ केंद्र पढ़ना था और कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो आप ज़्यादा पढ़ के क्या करिएगा, समय खराब करिएगा। तो अब देखो कि
आपको मैं 10 मिनट नहीं सर, थोड़ा नोट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, अंतर कुछ नहीं। जब एक्स्ट्रा होता है तो क्या दिक्कत है? एक्स्ट्रा होता है तो उसे क्या दिक्कत है? अंतर का मतलब होता है कि मैंने कुछ बताया, नोट्स में कुछ और लिखा हुआ है, तब की कोई बात दिक्कत होती है ना जी। अदरवाइज एक्स्ट्रा है तो क्या दिक्कत है तुमको? कोई भी टीचर क्लास में किसी भी टॉपिक से संबंधित सारी बात नहीं पढ़ाता है। टीचर पढ़ाता है उन बातों को जिनके बारे में उसका यकीन है कि ये बेसिक है और यह उपयोगी है, इसे पढ़ना ज़रूरी है। कभी कभी उसके अतिरिक्त भी कुछ बातें नोट्स में लिख कर दी जा सकती है कि इसके कवरेज से तुम और भी ज़्यादा कंफर्म हो सकते हो इस टॉपिक के बारे में। और यह भी कि क्लास के बाद यदि 2-4 एक्स्ट्रा फैक्ट मिल गए तो उसे समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी यदि कोई फैक्ट समझने में दिक्कत आती है तो क्लास में तो हैं ही, पूछ सकते हो। तो इसलिए सर डेली क्लास नोट्स बनाओ या पीपीटी? क्लास नोट्स बनाओ, पीपीटी से परीक्षा पास नहीं करोगे। पीपीटी का मतलब होता है पूरा पूरा तमाशा। क्लास के ऊपर फोकस करो, क्लास में लिखी हुई और लिखवाई हुई हर बात को लिखो। सर जी बुक में दिया है डच अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दिए थे, बट आप बताए टिक नहीं पाए। डच अंग्रेजों को कड़ी टक्कर 17वीं शताब्दी के दौरान दिए थे, जब पहली दफ़ा आए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अंग्रेज बहुत ताकतवर हो गए। भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अंग्रेज नंबर 1 पर पहुंच गए, और इसके कारण अंग्रेजों के सामने डच कहीं नहीं टिक पाए। टिक ही पाते तो साम्राज्य का निर्माण हो पाता अंग्रेजों का। टिक ही पाते तो डचों का साम्राज्य नहीं बन जाता। डच का तो पुर्तगालियों की या फ्रांसीसियों की तरह भी कुछ भी क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं रहा, उसे व्यापार करने के लिए टिके रहे। समझ गए? नोट्स बहुत एक्स्ट्रा है, क्लास बहुत कम है। क्लास आपके काम की लगभग 90% चीज़ें कवर कर लेता है। क्लास के ऊपर फोकस करो और उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ मिले तो पढ़ो, न पढ़ने का मन करे मत पढ़ो। लेकिन क्लास आपका 90% कवर कर लेता है। अंग्रेजों का चंदन नगर पर कब्जा, और चंदन नगर कहाँ पर स्थित है सर जी? चंदन नगर बंगाल में है, आज बताऊंगा। चलो प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में विस्तार से नहीं पढ़ना है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ईसाई धर्म की एक शाखा है, इतना जान लो तो काम खत्म है। वो तुम्हारे सिलेबस की चीज नहीं है। तो अब ये समझो कि मैं अगले 10 मिनट तक तुम लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर पॉइंट्स लिखने का होगा तो लिखिएगा, अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर आप जिस प्रकार लिखते हैं कॉपी में कोई लिख ही नहीं सकता, बोर्ड ही लेना पड़ेगा। कैसे भाई? जब आपको लिखने के लिए कॉपी मिल गई है तो उसी कॉपी में वो सब कुछ उतार लीजिए ना, जो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। बोर्ड क्या है? बोर्ड भी एक प्रकार की कॉपी ही तो है। कॉपी में तुम अपने घर में बैठ के लिख सकते हो, टीचर बोर्ड पे पढ़ाता है, बोर्ड टीचर की कॉपी है। लिखने का हुनर विकसित करो। समझ गए? अब खैर बहुत सारी बातें हो गई, अब इसके आगे बढ़िए। सिंपल सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक व्यापारी कंपनी अंग्रेजों ने बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक व्यापारी कंपनी अंग्रेजों ने बनाया, और अंग्रेजों की वो कंपनी ईस्ट इंडीज के इलाके से व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। ईस्ट इंडीज का मतलब हुआ हिंद महासागर के इलाके से व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। अब
इस कंपनी को इंग्लैंड की सरकार की ओर से एक अधिकार प्राप्त हुआ कि आपके अलावा इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी उस इलाके से व्यापार नहीं करेगी। कंपनी थी किसकी? तो कंपनी तो व्यापारियों की थी, शेयर होल्डर्स थे उसमें। तो शेयर होल्डर्स की कंपनी के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि जिस समय इस कंपनी का गठन हुआ था, उस समय इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ ने इस कंपनी को शुरुआती दौर में 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया कि अगले 15 वर्षों तक आपके सिवा उस इलाके में कोई दूसरी ब्रिटिश कंपनी व्यापार नहीं करेगी। बाद में एक दूसरा राजा आता है, राजा का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, जेम्स फर्स्ट नाम का राजा है। उसने कहा कि हम आपके एकाधिकार को स्थायी कर देते हैं। हालांकि बाद के समय में भी एकाधिकार को लेकर राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में खींचतान होता रहा, क्योंकि जब अगला राजा आता है तो फिर उसके ऊपर राजा की मर्जी, राजा से खींचतान चलता रहा। तमाम खींचतान के बीच में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। 1813 ईस्वी में जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हुआ। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है? तो 4। पहली बात यह कि एलिजाबेथ ने 15 वर्ष के लिए एकाधिकार दिया था। दूसरी बात यह कि जेम्स प्रथम ने उसे स्थायी कर दिया था। तीसरी बात है कि बाद के शासकों के काल में बाद के शासकों के काल में एकाधिकार को लेकर मतभेद होता रहा था। और चौथी बात यह है कि कंपनी का एकाधिकार 1813 ईस्वी में अंतिम रूप से खत्म हो गया। एकाधिकार शब्द का मीनिंग मैंने ऑलरेडी समझा दिया। एक अधिकार का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही यह अधिकार है कि आप उस इलाके से व्यापार कर सकते हैं। एकमात्र आपके पास वो अधिकार है और किसी के पास नहीं है। और जब एकाधिकार खत्म हुआ तो मतलब क्या हुआ? तो मतलब यह हुआ कि अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी चाहे तो उस इलाके से व्यापार कर सकती है। तो अब देखोगे कि अगली कहानी ये आती है कि इंग्लैंड की जो कंपनी आई थी, उन्होंने कहां कहां पर अपने व्यापारिक केंद्र खोले। उनका सबसे पहला जो व्यापारिक कारखाना खोला, जहां पर कि उनके माल रखे जाते थे, जहां पर कि उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते थे, जहां से कि उनका व्यापार का पूरा संचालन होता था। तो पहला व्यापारिक जो कारखाना है वह खुला उनका सूरत में। सूरत में व्यापारिक कारखाना खोलने, अभी मैंने आप लोग को कहा है कि सिर्फ सुनिएगा, लिखिएगा नहीं, अभी सिर्फ सुनना है, मैं लिखाऊंगा एक एक करके। सूरत में जो उनका व्यापारिक कारखाना खुला है, ये कारखाना खुलने की एक छोटी सी कहानी है। अंग्रेजों के दूत मुगल सम्राट जहांगीर के पास पहुंचे। उन्होंने सूरत में व्यापारिक कारखाना खोलने की अनुमति मांगा। वो अनुमति उसे नहीं मिली क्योंकि अंग्रेज को लगता था कि मुगल बादशाह जो चाहेगा सो कर देगा। सैद्धांतिक रूप से ये बात सच भी थी, किंतु मुगलों को इस बात की चिंता थी कि हमने यदि अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति दिया तो इस बात से पुर्तगाली नाराज हो जाएंगे, और पुर्तगालियों की नाराजगी बहुत महंगी पड़ेगी हमको, क्योंकि पुर्तगाली नौसैनिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किए अंग्रेज? नंबर 1 तो अंग्रेजों ने एक तात्कालिक केंद्र खोल लिया मसूलीपट्टनम में, जहां से कि उनका कार्य चलने लगा। और नंबर 2 उन्होंने ये तय किया कि मुगलों को यह दिखा देना है कि पुर्तगाली
से हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं नौसैनिक दृष्टि से। इसलिए उन्होंने स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को बुरी तरीके से पराजित किया, जिससे कि ये मैसेज चला गया मुगल शासक के पास कि अंग्रेज पुर्तगालियों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इसी के बाद फिर अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कारखाना खोलने की अनुमति मिल गई। अब अगला मुद्दा यह है कि चलो चलो अगला पॉइंट यह है कि तुम लोग लिखना बंद करोगे कि नहीं रे? तुम लोग सब लिखना बंद करो, बिना मतलब का लिखे जा रहा है, दिमाग डिस्ट्रैक्ट करता है। तो खैर मैं ये बोल रहा हूं कि अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सके इसी स्थिति को एकाधिकार कहते हैं। एकाधिकार इसको नहीं कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं इसको कि आपके सिवा किसी और को अधिकार नहीं है उस इलाके में व्यापार करने का। मैंने जो पढ़ा दिया उसको सुनने के बजाय अपने मन से कविता काहे रच रही हो? तो फिर मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापारियों की एक कंपनी है, शेयर होल्डर्स की एक कंपनी है, उसको इंग्लैंड की सरकार का एकाधिकार प्राप्त हुआ। 1813 में एकाधिकार खत्म हो गया। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के केंद्र की बात यदि शुरू होती है तो केंद्र के तौर पर हमने देखा कि कंपनी ने सूरत को अपना पहला केंद्र बनाने का निर्णय लिया, किंतु मुगल बादशाह की अनुमति नहीं मिली सी। मुगल बादशाह की अनुमति नहीं मिली तो कुछ समय के लिए उन्होंने मसूलीपट्टनम को अपना केंद्र बना लिया और फिर स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराने के बाद जब सूरत में उनको फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गई तो उनका केंद्र हो गया सूरत। सूरत के बाद में फिर आगे बढ़कर देखोगे तो आपको कंपनी का एक बड़ा केंद्र मिलेगा मद्रास में। मद्रास के बाद फिर देखोगे तो कंपनी का एक बड़ा केंद्र हरिपुरा में मिलेगा, बलासोर में मिलेगा। यानी कि कंपनी ने उस पश्चिमी भारत से लेके दक्षिणी भारत से होते हुए पूर्वी भारत यानी उड़ीसा और बंगाल तक के क्षेत्रों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। अंग्रेजों की जो कंपनी है उनके केंद्रों की सूची आगे मैं दे दूंगा, तो अभी रुक जाओ। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास के अंदर अन्य कंपनियों के साथ में उनका क्या मुकाबला हुआ। तो अन्य कंपनियों के तहत की कहानी लेकर देखो तो पुर्तगाली और अंग्रेज की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जब हम पुर्तगाली पढ़े थे तो पुर्तगाली बनाम अंग्रेज पढ़े थे तो हम बात कर चुके हैं। डच बनाम अंग्रेज हम पढ़ चुके हैं। डेनिश बनाम अंग्रेज के अंदर हम जान चुके हैं कि डेनिश कंपनी ने अपना सब कुछ अंग्रेजों को बेच दिया और बेच के चले गए इंडिया से बाहर। तो बच गया सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश और फ्रेंच। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में कुल 3 बड़ी लड़ाइयाँ हुई थी 1740 से लेकर 1763 के बीच में। उन 3 लड़ाइयों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे कुछ देर के बाद। वो लड़ाई चूंकि ज्यादातर कर्नाटक के इलाके में हुई है इसीलिए उसको कर्नाटक की लड़ाई भी कहते हैं। मूल रूप से वो लड़ाई अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी की है, तो उसे हम एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कह सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में जिस शब्द के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाएगा वह शब्द होगा कर्नाटक की लड़ाई, क्योंकि लड़ाई मूलतया कर्नाटक में हुई है।
कर्नाटक की प्रथम लड़ाई, कर्नाटक की द्वितीय लड़ाई, कर्नाटक की तृतीय लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लेकर पीटी में भी क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। मेंस में क्यों आ सकता है? क्योंकि आपके मॉडर्न इंडिया का सिलेबस मेंस में कब से शुरू होता है? तो मेंस में लिखा हुआ है 18वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक भारत, और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच की जो लड़ाई है वो 18वीं शताब्दी के मध्य में ही हो रही है। तो जब 18वीं सदी के मध्य से सिलेबस शुरू होता है और 18वीं सदी के मध्य में ही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में लड़ाई होती है, जिस लड़ाई के बाद में अंग्रेजों को साम्राज्य की स्थापना करने में कामयाबी मिली, तो यह महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए पूछा जा सकता है। अब आगे चलकर हम ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में कामयाब होने और बाकी के पिछड़ जाने के पीछे क्या कारण है? तो बाकियों के पिछड़ जाने और ईस्ट इंडिया कंपनी के कामयाब होने का एक बड़ा कारण ये था कि जैसे जैसे आप 17वीं 18वीं शताब्दियों की ओर बढ़िएगा, 19वीं शताब्दी की ओर बढ़िएगा, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि पूरे यूरोप में इंग्लैंड नंबर 1 देश हो चुका था। उसके इतना आर्थिक और नौसैनिक सामर्थ्य किसी देश के पास में नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से भारत में भी इसका असर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि भारत में अंग्रेजों की बढ़त का एक बड़ा कारण ऑलरेडी आप सुन चुके हैं कि उनकी नौसेना नंबर 1 थी। न पुर्तगाली टिक सके, न डच टिक सके, न फ्रेंच टिक सके। डेनिश का तो कोई मामला ही नहीं बनता, वो तो बेचारे बेच के सब कुछ निकल लिए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर व्यापार बाकी कंपनियों से बहुत ज्यादा था। जब हम फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की लड़ाई की कहानी पढ़ेंगे तो उस समय एक छोटी बात महत्वपूर्ण नजर आएगी, वो ये कि अंग्रेजों का व्यापार फ्रांसीसियों की तुलना में भारत से 4 गुना से ज्यादा था। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज के पास पैसे ज्यादा थे फ्रांसीसियों की तुलना में। ऐसे में अंग्रेजों का पलड़ा भारी होना स्वाभाविक था। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो व्यापारियों की कंपनी थी, सरकार की कंपनी नहीं थी। जबकि पुर्तगालियों की कंपनी सरकार की कंपनी थी, फ्रांसीसियों की कंपनी सरकार की कंपनी थी। ज्यादातर फ्रांसीसियों के सापेक्ष इसका अध्ययन होता है क्योंकि फ्रांसीसी ही ज्यादा कड़ा मुकाबला किए थे। तो फ्रांसीसियों की कंपनी सरकार की कंपनी थी। सरकार की कंपनी होने के नाते कोई भी महत्वपूर्ण फैसला होना हुआ तो फैसला होता था पेरिस से, पेरिस के राजा के द्वारा। अब राजा के पास में हजारों काम हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले पिछड़ जाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले पिछड़ जाते थे क्योंकि राजा के पास में हजारों काम थे। इसके मद्देनजर क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके पास ऑटोनॉमी थी, क्योंकि ये सरकार की कंपनी थी ही नहीं, ये प्राइवेट कंपनी थी। सरकार ने इनको ये अधिकार दे रखा था कि भारत के इलाके में तुम व्यापार करो, भारत के इलाके में तुम अपना प्रशासनिक प्रबंध संभालो, अपना मुद्रा ढालो, भारत में जरूरत पड़े तो युद्ध करो, संधि करो, विस्तार करो, और ऐसी स्थिति में तुमको जरूरत पड़े तो हमसे बोलो कि हमसे क्या सहायता चाहिए, हम यथासंभव आर्थिक और सैनिक सहायता तुम्हारी कर दिया करेंगे। फैसले तुम ज्यादातर अपने विवेकानुसार लो। बीच बीच में जब कहीं बहुत महत्वपूर्ण बात आती थी तभी इंग्लैंड की सरकार हस्तक्षेप करती थी,
अन्यथा इंग्लैंड की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वायत्तता दे रखी थी। स्वायत्तता का मतलब होता है अपनी मर्जी के मुताबिक निर्णय लेने का अधिकार दे रखी थी। तो भारत में जो वस्तु स्थिति है वो ना तो बहुत बढ़िया से इंग्लैंड की सरकार को पता थी, ना तो बहुत बढ़िया से फ्रांस की सरकार को पता थी। किंतु इंग्लैंड की सरकार को नहीं पता है तो इसका नुकसान नहीं हुआ अंग्रेजों की कंपनी को, क्योंकि इंग्लैंड की सरकार भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में हस्तक्षेप कर ही नहीं रही थी। अब फ्रांस की सरकार को नहीं पता था भारत की वस्तुस्थिति, तो फ्रांस की कंपनी को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि फैसले होते थे पेरिस में। अब पेरिस में बैठे हुए लोगों को भारत की परिस्थितियों की समझ ही नहीं थी, इसलिए फ्रांसीसियों के फैसले गलत हुए, अंग्रेजों के फैसले सही हुए, अंग्रेजों की जीत हुई। यहां तक कि आपको एक कहानी मिलेगी कि फ्रांसीसियों को शुरुआती दिनों में भारत के महत्व का अंदाजा ही नहीं था। उन्हें भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी और लाभदायक लगता था अमेरिका का इलाका। इसीलिए एक बार जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की लड़ाई हुई तो पहली वाली लड़ाई में अंग्रेज हार गए, फ्रांसीसी जीत गए। जीतने के बाद जब संधि हुई तो संधि के तहत अंग्रेजों को मद्रास का इलाका लौटा दिया फ्रांसीसियों ने, जबकि युद्ध के दौरान अंग्रेजों से मद्रास छीन लिया था फ्रांसीसियों ने। यदि नहीं लौटाते ना मद्रास तो दक्षिण भारत से अंग्रेजों का बहुत बड़ा नुकसान होता, अंग्रेजों की विदाई हो सकती थी। लेकिन फ्रांसीसियों ने मद्रास लौटा दिया अंग्रेजों को, और उसके बदले में अंग्रेजों से फ्रांसीसियों ने पोर्ट लुइस का एक इलाका अमेरिका में ले लिया। तो यह भी बात सिद्ध हो गई कि फ्रांसीसियों को अमेरिका ज्यादा प्यारा था, अंग्रेजों को भारत। तो कुल मिलाकर कहानी क्या निकल कर आती है कि भारत में अंग्रेजों की जीत हुई, तो उसके क्या कारण हैं? यदि 1 मिनट में रिवाइज करके देखें तो भारत में अंग्रेजों की जीत के कारण को हम 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक ये कि यूरोपीय कंपनियों में से अंग्रेज क्यों जीत गए, और दूसरा कि भारत की क्या स्थिति थी, भारतीय राजाओं की क्या स्थिति थी, उनसे किस तरीके से कंपनी की लड़ाई हुई और कंपनी की जीत हुई। तो भारतीय राजाओं से कंपनी की लड़ाई और उस पर कंपनी की जीत की कहानी बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये देख रहे हैं कि यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेज क्यों भारी पड़ गए। फिर से रिपीट कर दूं तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि इंग्लैंड में जो आर्थिक विकास हुआ उसके कारण इंग्लैंड पूरे यूरोप में नंबर 1 कंट्री हो चुका था। इसका असर था भारत में अंग्रेजों की जीत के पीछे। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, अभी लिखना नहीं है, मैं फिर दोबारा बता दूंगा, अभी सिर्फ कहानी सुना रहा हूं ताकि एक दफा दिमाग में कहानी बन जाए। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि अंग्रेज भारत में बाकी कंपनियों की तुलना में ज्यादा बड़ा व्यापारिक नेटवर्क बना लिए थे। फ्रांसीसी जो अंग्रेजों के सबसे ज्यादा बड़े कंपटीटर थे, उनसे 4 गुना ज्यादा व्यापारिक वर्थ था अंग्रेजों का, उनसे 4 गुना ज्यादा व्यापारिक क्षमता थी अंग्रेजों की। अगला पॉइंट ये कि नौसेना के मामले में अंग्रेज नंबर 1 थे। अगला पॉइंट ये कि अंग्रेजों की जो कंपनी थी वो कंपनी स्वायत्त थी, और इसलिए कंपनी के अधिकारी लोग भारत की स्थितियों को जानकर समझकर सही समय पर सही फैसले लेते थे। यह उनकी जीत में निर्णायक बात सिद्ध हुई, जबकि फ्रांसीसियों की कंपनी वहां की सरकार की थी, सरकार फैसले लेती थी लेकिन भारत की स्थितियों को ठीक से जाने बगैर, इसलिए उनके फैसले गलत हुए।
यह फ्रांसीसियों की हार के लिए जिम्मेदार है और अंग्रेजों की जीत के लिए। अंतिम बात यह है कि फ्रांसीसियों को तो भारत उतना प्यारा भी नहीं था शुरुआती दौर में जितना कि अंग्रेजों को प्यारा था। फ्रांसीसी तो भारत से ज्यादा महत्व देते थे अमेरिका को, इसलिए भी भारत को जीतने में अंग्रेज कामयाब हुए। फ्रांसीसी को प्यारा नहीं था, इसका प्रमाण यह है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जब पहली लड़ाई हुई थी तो जीत हुई फ्रांसीसियों की, लेकिन संधि के दौरान फ्रांसीसियों ने मद्रास लौटा दिया और पोर्ट लुइस ले लिया। इस तरीके से देखो तो मोटी मोटी समझ तुम्हारी बन गई होगी कि आखिर अंग्रेज ही क्यों कामयाब हुए। उसके बाद का अगला हिस्सा आता है कि अंग्रेज भारत के राजाओं को हराने में कैसे कामयाब हुए, वो हम आज के क्लास में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। अब चल के हम लिखने का काम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, और देखो कुछ बच्चा कह रहा है कि सर बड़ा लिखिए, तो बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है। मैं भी देखता हूँ क्या कहते हैं मोबाइल के ऊपर, मैं भी देखा हूँ लैपटॉप के ऊपर, जितना मैं लिख रहा हूँ उतना ही बात आराम से पढ़ने योग्य होती है। लेकिन फिर भी यदि तुम में से ज्यादातर लोग कह दो कि नहीं सर नहीं पढ़ने में आता है, तो मैं बदल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर ऑथर नीलोत्पल मीनार डार्क हॉर्स जैसे बुक लिखने वाले आपके स्टूडेंट हैं क्या? हाँ स्टूडेंट हैं, हमारे प्रिय हैं, बहुत बहुत प्रिय हैं। तो तुम लोग बता दो भैया, तुम्हारा फीडबैक ही रहा सर्वोपरि। तुम बताओ कि मेरा लिखा हुआ नहीं समझ में आता है, बड़ा लिखूं, क्लियरली दिख रहा है, तो फिर तुम लोग में से कोई कोई आदमी यदि चाहते हो कि बड़ा लिखूं, तो तुम लोग इस बात को समझो, बड़ा लिखने वाला काम वही करता है। मतलब कुछ टीचर बड़ा लिख सकते हैं, जैसे मैं ऐसे लिखूं, ऐसे गठन एवं विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, तो ये एक ऐसी चीज है कि इस तरीके से मैं लिख तो दूंगा, लेकिन ऐसे वो टीचर लिख सकता है जिसे और बोर्ड पर कुछ लिखना ही नहीं है। और बोर्ड पर यदि टीचर नहीं लिख रहा है तो तुम्हारे नोट्स बनने में बहुत मुश्किल होगा, वो व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। पीटी के लिए तो और ज्यादा जरूरी है कि बोर्ड पे मैं ज्यादा से ज्यादा बातें लिखूं। स्ट्रक्चर में पढ़ने और पढ़ाने का जो रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए जरूरी है कि टीचर बहुत सारी बातें लिखे बोर्ड पे। तो बोर्ड पे लिखने के लिए जगह ही नहीं बचेगा अपने को। मैं अपने मर्ज से फिर भी तुम्हारे ऊपर थोपूंगा नहीं, तुम लोगों को जो ठीक लगे मैं वही स्टाइल चुन लूंगा। तो देखो तुम सारे लोग यही कह रहे हैं कि नहीं सर ठीक है, बहुत बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में मतलब अब चल के देखो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है विशेषाधिकार। गठन और विशेषाधिकार, गठन और विशेषाधिकार, ये टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो लिखो। सर मैंने आपके बारे में डार्क हॉर्स बुक में पढ़ा है। अच्छा ठीक है, डार्क हॉर्स बुक का विमोचन मैंने किया था। दो आदमी थे, एक मैं और एक हमारे मित्र हैं, अच्छे शिक्षक हैं, हम दोनों ने मिलकर किया था। तो गठन और विशेषाधिकार के अंतर्गत पॉइंट लिखो। इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ
एलिजाबेथ के काल में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के काल में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के काल में 15 वर्षों के विशेषाधिकार के साथ कंपनी का गठन हुआ। पंद्रह वर्षों के एकाधिकार के साथ कंपनी का गठन हुआ। फिर जेम्स प्रथम ने विशेषाधिकार को अस्थायी कर दिया। 15 वर्षों के लिए किसने दिया था? एलिजाबेथ ने। जेम्स प्रथम ने क्या किया? अस्थायी कर दिया। इसके बाद 1813 में एकाधिकार समाप्त। 1813 में एकाधिकार समाप्त। उसके बाद क्या है? 1833 में एकाधिकार 1833 में एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। पूर्णतः समाप्त। 1833 में एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। 1833 में एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। इस पॉइंट को ठीक से समझो। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है। कैसी कंपनी है? तो एक निजी कंपनी है। निजी कंपनी है। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, दो तरह की कंपनी होती है। सार्वजनिक कंपनी माने सरकार की कंपनी, और निजी कंपनी माने किसी व्यक्ति की। और उस व्यक्ति के अंतर्गत फिर देखो तो ये शेयर होल्डर्स की कंपनी थी, शेयर धारकों की कंपनी थी। शेयर धारक हुआ करते थे, उनकी कंपनी थी। शेयर धारकों के अंतर्गत कंपनी का शासन कैसे चलता था, तो उसको समझो। शेयर धारकों के बीच से कंपनी का शासन ऐसे चलता था कि शेयर धारक बोर्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का निर्वाचन करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का निर्वाचन करते थे। कौन? शेयर धारक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का निर्वाचन करते थे। शेयर होल्डर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का निर्वाचन करते थे।
इसमें 24 सदस्य थे, इसमें 24 सदस्य थे। उसके अंदर एक प्रेसिडेंट होते थे, एक प्रेसिडेंट होते थे। यही कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी थे, यही कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी थे। अब सुन लो, समझने के लिए लिखना नहीं है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसमें कई सारे शेयर होल्डर्स के पैसे लगे हुए थे। शेयर होल्डर्स दो तरह के होते हैं, एक वो जिनके बहुत कम पैसे लगे होते हैं किसी कंपनी में, तो फिर वो शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लाभ में हिस्सा मिलता है, हानि हो जाए तो हानि भी सहना पड़ता है। दूसरे शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनके कुछ अच्छे खासे अमाउंट कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। उन बड़े शेयर होल्डर्स को कंपनी के प्रशासकों के निर्वाचन के लिए वोटिंग राइट होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर उस समय के नियमानुसार जिनके पास 500 पाउंड का इन्वेस्टमेंट था, जिनका शेयर 500 पाउंड या उससे ऊपर का था, उनको यह कहा गया था कि आप कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के निर्वाचन में वोट दे सकते हैं। कंपनी को कुल 24 डायरेक्टर्स को चुनना होता था। उन 24 डायरेक्टर्स को कंपनी के वो शेयर होल्डर्स वोट देकर चुनते थे जिनके शेयर 500 पाउंड या उससे ज्यादा के होते थे। और जो 24 डायरेक्टर्स चुन लिए गए वही लोग फिर अपना प्रेसिडेंट चुनते थे, और वही प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी होता था। भारत के गवर्नर जनरल वगैरह सब उसके अधीन होते थे। गवर्नर जनरल वगैरह रिपोर्ट करते थे उसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है। फिर हमने आपको यह बताया कि महारानी एलिजाबेथ ने 15 साल का एकाधिकार दिया था, माने तुम जाओ, तुम्हारे सिवा और कोई दूसरी ब्रिटिश कंपनी उस इलाके में ट्रेड करने नहीं जाएगी। जेम्स फर्स्ट ने इसे अस्थायी कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर अगला है कि 1813 ईस्वी में एकाधिकार समाप्त हो गया। 1813 में कौन सी परिस्थिति थी कि एकाधिकार समाप्त हो गया, उसके बारे में डिटेल बातें बाद में करूंगा। संक्षिप्त बात जान लीजिए कि इंग्लैंड में तब तक औद्योगिक क्रांति हो गई, बहुत सारी कंपनियां इंग्लैंड में खुलने लगी और उन कंपनियों के द्वारा बड़े पैमाने पे उत्पादन होने लगा। उनको भारत से कच्चा माल चाहिए था और उनको भारत में अपने इंडस्ट्री में उपजाई गई, उत्पादित की गई वस्तुओं को बेचना भी था। तो कच्चा माल के लिए भी भारत की जरूरत थी और बाजार के लिए भी भारत की जरूरत थी। तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की बाकी कंपनियों ने वहां की सरकार के ऊपर, वहां की संसद के ऊपर दबाव डाला कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र व्यापार कर रही है इंडिया से, ये बात ठीक नहीं है, इस नियम को बदलिए और हम सबों को भी व्यापार करने का अधिकार दीजिए। इसी पृष्ठभूमि में 1813 में इंग्लैंड की संसद ने एक कानून बनाया, जिस कानून के तहत
यह बात कही गई कि अब इंडिया के साथ ट्रेड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं होगा, इंग्लैंड की कोई भी कंपनी व्यापार कर सकती है। यहां से इंडिया को लेकर इंग्लैंड की मुक्त व्यापार की नीति की शुरुआत हुई। 1813 से देखोगे कि कौन सी नीति की शुरुआत हुई, तो मुक्त व्यापार की नीति शुरू हुई। मुक्त व्यापार का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी भारत से व्यापार करने के लिए मुक्त है, फ्री है। अंग्रेजी में इसको फ्री ट्रेड बोलते हैं। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? फ्री टू ट्रेड। मुक्त व्यापार की नीति का मतलब क्या है? मुक्त हैं आप, स्वतंत्र हैं आप व्यापार करने के लिए। पहले क्या स्वतंत्र थे? नहीं, पहले आप नहीं जा सकते थे। तो एकाधिकार का ठीक उल्टा है मुक्त व्यापार। एकाधिकार में सिर्फ एक के पास में अधिकार है, मुक्त व्यापार में सबके पास में अधिकार है। ठीक है। अब एक मामला यह है कि 1833 में एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। इसका क्या मतलब है? तो लिख लीजिए, नोट बना के लिखिएगा, नोट। 1813 में एकाधिकार समाप्ति के दो अपवाद रह गए थे। 1813 में एकाधिकार समाप्ति के दो अपवाद रह गए थे। दो अपवाद रह गए थे। एक था चीन से व्यापार और एक था चाय का व्यापार। चाय का व्यापार, चाय और चीन, इन दोनों से व्यापार के मामले में एकाधिकार बना रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी कि चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई दूसरी व्यापारिक कंपनी नहीं कर सकती है, यदि वह व्यापारिक कंपनी इंग्लैंड की है तो। इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी चाय का व्यापार नहीं कर सकती। चाय का व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चीन के साथ और कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती है। चीन के साथ व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये दो अपवाद बचे रह गए थे, और 1833 में ये दोनों अपवाद भी समाप्त कर दिए गए। यानी अब चाय के व्यापार में भी कोई भी आ सकता है और चीन के साथ व्यापार में भी कोई भी आ सकता है। तो इस वजह से यह कहा जाता है कि 1833 में एकाधिकार पूर्णतया समाप्त हो गया। जब कभी भी कोई भी एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब खत्म हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब खत्म हुआ, और ऑप्शन में 1813 भी रहेगा और 1833 भी रहेगा, उत्तर हमेशा 13 ही मारिएगा। 1813 ही उत्तर मानिएगा, 33 को नहीं मानिएगा। 33 तब होगा जब क्वेश्चन रहे कि कंपनी का एकाधिकार पूर्णतया कब खत्म हुआ, क्योंकि 13 में कंपनी का एकाधिकार खत्म हो चुका था, दो अपवाद बचे थे। और आप लोगों ने सुना होगा कि एक्सेप्शंस डू नॉट मेक अ लॉ, अपवाद कानून नहीं होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि उत्तर होगा 1813 एकाधिकार की समाप्ति के लिए। अब हम मानकर चलें कि गठन और विशेषाधिकार से संबंधित हमारी चर्चा पूरी हो गई। तब कंपनी और मुगल की बात करके देखते हैं। कंपनी और मुगल,
कंपनी और मुगल। कंपनी और मुगल के बारे में हम एक बात देखते हैं कि जहांगीर के काल में जहांगीर के काल में जहांगीर के काल में अंग्रेज पहली दफा अपना दूत भेजे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मुगल शासक से कुछ एक अधिकार मांग रहा था। इसमें आपको दो आदमियों का नाम बहुत उल्लेखनीय नजर आएगा। एक है हॉकिंस और एक है थॉमस रॉ। थॉमस रॉ, हॉकिंस एंड थॉमस रॉ, ये दो लोग मिलेंगे जिनको कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार की प्राप्ति के डिमांड के लिए मुगल दरबार में भेजा गया था। अब आप लोगों को एक टास्क देता हूं, आपसे सवाल पूछता हूं कि कौन था जिसे जहांगीर ने मनसब दिया था। मनसब दिया था, मनसब का मतलब जो जहांगीर के शासन का हिस्सा हो गया था, 400 का मनसब दिया था। कौन था जिसको जहांगीर ने मनसब दिया था? आप लोगों को उत्तर देना पड़ेगा। यदि उत्तर नहीं है मालूम तो आपको टास्क देता हूं, आप लोग कल बता के। कौन था जिसको कि जहांगीर ने 400 का मनसब दिया था? मनसब दिया था, वो मनसब 400 का मनसब था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। मैं आप लोगों को मान सिंह कहां से आ गया रे? पिचाई करेंगे। ये कोई ठिकाना नहीं, लिख देगा विवेकानंद, ये लिख देगा शंकराचार्य। मान सिंह कहां से आ गए? हम कह रहे हैं कौन से अंग्रेज को जहांगीर ने मनसब दिया? उत्तर लिख रहा है मान सिंह है। चलो 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 ठीक है। तो हॉकिंस, वेरी गुड। अब चल के आगे बढ़ो कि जहांगीर ने स्वाली की लड़ाई के बाद सूरत में कंपनी को अपनी फैक्ट्री खोलने की अनुमति दिया। सूरत में कंपनी को अपनी फैक्ट्री खोलने की अनुमति दिया। इसके बाद आगे बढ़ो। शाहजहां के काल में शाहजहां के काल में शाह सूजा ने
शाहजहां के काल में शाह सूजा ने शाहजहां के काल में शाह सूजा ने बंगाल में कंपनी को फ्री ट्रेड का अधिकार दिया। बंगाल में कंपनी को फ्री ट्रेड का अधिकार दिया। जहां शाहजहां के काल में श्रीमान कुलदीप जी, आप जाके पहले एक ऐसे टीचर से पढ़ लीजिए जो आपको उंगली पकड़ के लिखना सिखा सकें। बाद में कलेक्टरी की तैयारी करिएगा। तैयारी कलेक्टरी के करना है, अब मानसिकता मास्टरी वाली। इतनी बुद्धि भी नहीं है कि कब लिखना चाहिए। जब मास्टर लिख रहा है बोर्ड पे तो तुम वहां तमाशा देखोगे, ताश खेलोगे, लूडो खेलोगे। टप 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 टप, कुछ। अब लिखो, अब सुनो, अब रुको। रोबोट बनना चाहते हो? शाहजहां के काल में शाह सूजा ने बंगाल में कंपनी को फ्री ट्रेड का अधिकार दिया। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? तो 3,000 रुपया के बदले में कर चुकाने से छूट। कर चुकाने से छूट। 3,000 रुपया के बदले में कर चुकाने से छूट। नहीं, एक बात सुनो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि तुम लोग कई दफा कहते हो कि सर मत ध्यान दीजिए कमेंट बॉक्स पे, ये वो। ऐसा नहीं होता है। मैं इन सब बातों को नज़रअंदाज नहीं करता हूं। कारण यह है कि मैं तुम लोगों के प्रति इंटरेस्टेड हूं। तुम लोगों के रुचियों, तुम लोगों के व्यवहार, तुम लोगों के प्लानिंग, तुम लोगों के अध्ययन, इन सब में इंटरेस्टेड हूं। और मैं जानता हूं कि मेरा काम है कि मैं तुम लोगों को इम्प्रूव करूं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि तुम लोग यदि अपनी कमजोरियां दिखाओगे तो कमजोरियों को दिखाने के बाद मैं तुम्हारी चापलूसी करने लगूं, तुमको कहने लगूं अच्छा बेटा रुको, अच्छा बेटा ऐसा करता हूं, अच्छा बेटा वैसा करता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं तुमसे तुम्हारा फीडबैक लेने के लिए तुम्हारे सामने में सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करने लगा हूं। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है किसी का फीडबैक उडबैक क्या होता है। तो मैं इन सब से 200 कोस दूर हूं। मेरा कर्म है, मेरा धर्म है कि तुम लोग गलत रहोगे, मैं तुमको गलत बोलूंगा, और गलत बोलते हुए जितना कड़ा लहजा अपना सकता हूं लहजा अपनाऊंगा। यदि कोई बातें अभी तुम लोग कहो कि सर
जब लिखने की जरूरत पड़े तो बोल दीजिए, अब लिख लो, अब सुन लो, अब समझ लो। कलेक्टरी की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा व्यक्तित्व का भी विकास करो, थोड़ी सी समझ भी विकसित करो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। मैं क्लास की शुरुआत किया तो मैंने क्या कहा था? सुन लो, सिर्फ बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, और लिखने की जल्दीबाजी रहती, तुम आधे सुनते आधा समझते। उसके बाद क्या मैंने कहा? अब मैं एक एक पॉइंट को पढ़ाऊंगा, बोर्ड पर लिखना शुरू किया। मॉडर्न इंडिया के क्लास का भी तीसरा दिन है आज। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बोर्ड पर मैं जो भी लिखूं तुम्हें लिख लेना होगा। आज भी क्लास में मैंने क्या कहा? बोर्ड पर मैं जो लिखूं तुम्हें लिखना होगा। मैं जब लिख रहा हूं तो तुम क्या कान खुजा रहे हो? क्या कर रहे हो? इतना कॉमन सेंस होना चाहिए ना जी। टॉप फ्लोर खाली करके आए हो, सफाई करके आए हो, सुबह सुबह झाड़ू लगाए हो, क्या बोलता है ये सब? ये मैं बोलूंगा, जब मैं बोलूंगा तभी तुम्हारा व्यक्तित्व बनेगा। लोहा में जंग लगा हुआ ना, हथौड़ा जोर का मारना चाहिए, तब जाके लोहे में से लगा हुआ जंग उतरता है तो लोहा इस्पात बनता है। समझ गए? आगे बढ़ो। कि 3,000 रुपया कंपनी वाले दे देंगे बंगाल के सूबेदार को, और इसके बदले में बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी जितना व्यापार करना है करे। उसको व्यापार करने के बदले में जो कर लगता था, अन्य यूरोपीय लोगों को लगता था, देसी लोगों को भी कर देना पड़ता था, वो सब कर कंपनी वाले नहीं देंगे। मान लो कि तुमने एक जगह पर कोई माल खरीदा, यहां से माल लेकर तुम यहां से गुजरे, यहां से गुजरे, यहां से गुजरे, जगह जगह पर चुंगी घर है जहां टैक्स वसूली होती है। इन जगहों पे तुम्हें टैक्स नहीं देना है यदि तुम अंग्रेज व्यापारी हो तो। जबकि यदि इसी इलाके से कोई इंडियन व्यापारी गुजरेगा तो टैक्स देना पड़ेगा, या कोई अन्य यूरोपियन कंपनी गुजरे, गैर ब्रिटिश यूरोपीय कंपनी का व्यापारी गुजरे तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। अंग्रेज को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ब्रिटिश टैक्स फ्री हो गए, क्योंकि उन्होंने साल में 3,000 रुपया इकट्ठे दे दिया। ये बहुत बड़ी छूट थी, बहुत बड़ी राहत थी मुगल बादशाह की ओर से जो कंपनी को प्राप्त हुई थी। उस समय शासक कौन था? शाहजहां। और बंगाल का उस समय का सूबेदार कौन था? सूबेदार माने गवर्नर। सूबेदार कौन था? शाह सुजा। शाह सुजा माने शाहजहां का बेटा, औरंगजेब का छोटा भाई, जिसको मार दिया औरंगजेब ने बाद में गद्दी पर बैठने के क्रम में। तो इसी ने फ्री ट्रेड का ये राइट दिया था। इसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या है? औरंगजेब के काल में ब्रिटिश कंपनी वर्सेस मुगल का टकराव औरंगजेब के काल में ब्रिटिश कंपनी वर्सेस मुगल का टकराव। ब्रिटिश ने बंबई एवं बंगाल में, बंबई एवं बंगाल में विद्रोह कर दिया।
ब्रिटिश कंपनी ने बंबई एवं बंगाल में विद्रोह कर दिया। कंपनी अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखाने लगी। कंपनी अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखाने लगी। कंपनी अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखाने लगी। पल्लवी सिंह जी, बेटा बंबई कहना इसलिए ठीक है क्योंकि इतिहास लेखन में एक पद्धति होती है कि उस युग में जो नाम होता है आप उस युग के नाम को जानिए और उसी युग के नाम आपके ऑप्शन में रहेंगे। आज मुंबई है, उस समय बंबई ही कहलाता था वो, तो बंबई ही आपके किताबों में भी लिखा रहेगा। कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, या कंपनी ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखाना शुरू कर दिया। औरंगजेब ने इसका दमन किया और फिर कंपनी पर जजिया लगाया। कंपनी पर जजिया लगाया। कंपनी पर जजिया लगाया। औरंगजेब ने इसका दमन किया और कंपनी पर इसका जजिया लगाया। अभी पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तक की कहानी जितनी लिखे हो पहले इसके सुन लो, इसको समझने के बाद अगले पॉइंट की ओर ले चलूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कोशिश होती थी कि पक्का सीख जाओगे कुलदीप, पक्का सीख जाओगे, डोंट वरी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कोशिश रहती थी, उसकी कोशिश को समझो पहले, अभी लिखना नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कोशिश ये करते थे कि जहां भी व्यापार करते हो वहां के राजा से मेल मिलाप करो और मेल मिलाप करके कहो कि सालाना एक लमसम अमाउंट हमसे ले लीजिए और उसके बदले में आप हमको फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे दीजिए, माने कि आपके यहाँ हम कर मुक्त व्यापार कर सकें। इस तरह का पहला प्रयोग उन्होंने किया गोलकुंडा में। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में कंपनी को इसी तरीके का अधिकार दिया। इसको सुनहला फरमान कहते हैं। इसको सुनहला फरमान कहते हैं, है ना? एक अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए। कंपनी के व्यापार की दृष्टि से यह अवसर मिल जाना, यह अधिकार मिल जाना एक स्वर्णिम अवसर है। तो गोलकुंडा के सुल्तान ने सबसे पहले यह परमिशन दिया था। उसके बाद कंपनी वाले ने बंगाल के गवर्नर के सामने भी इस तरीके की मांग रखा और बंगाल के गवर्नर ने यह मांग स्वीकार कर लिया। फिर राजा बदल गया मुगलों का। शाहजहां के बाद में औरंगजेब आ गया। औरंगजेब के समय में कंपनी और मुगल के बीच में एक टकराव हुआ। टकराव इस बात को लेकर हुआ कि कंपनी का यह दावा था कि हमको फ्री ट्रेड का राइट जो दिया गया है 3000 रुपया के बदले में, वो
सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, हम बंगाल के बाहर भी इसी अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। जबकि मुगल अधिकारी का कहना है कि नहीं, वो सिर्फ बंगाल तक के लिए है। इसको लेकर जब तनाव हुआ तो अंग्रेजों को उस समय ये लगने लगा कि हम अब महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन कर सकते हैं। ये वो दौर था औरंगजेब के शासन के काल में, जब इंग्लैंड की सरकार ने कंपनी को यह अधिकार दिया था कि तुम भारत में युद्ध कर सकते हो, संधि कर सकते हो, विलय कर सकते हो, माने राज्य का विस्तार कर सकते हो। जब कंपनी को राज्य के विस्तार का परमिशन मिल गया तो उसी समय कंपनी का एक अधिकारी था सर जोशुआ चाइल्ड नाम का। उसने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने का नहीं है, हमारे एक हाथ में व्यापार का पताका है तो दूसरे हाथ में तलवार है, और हम भारत जीतने आए हैं, पूरा भारत जीतेंगे, एक एक करके जीतेंगे। हमारी योजना अब इसी दिशा में काम करेगी। तो आप देखोगे कि अंग्रेजों ने बड़ी स्पष्ट तौर पर संकेत दे दिया 17वीं शताब्दी में ही, औरंगजेब के शासनकाल में ही, कि उनकी मंशा क्या है। इसी क्रम में बंबई में ओंगियर, जॉन ओंगियर, उसे बंबई का संस्थापक भी माना जाता है, और बंगाल के इलाके में जॉब चॉर्नोक ने विद्रोह किया। ओंगियर एंड चॉर्नोक ने विद्रोह किया। नाम लिख देता हूं। ओंगियर और चॉर्नोक ने विद्रोह किया। ओंगियर और चॉर्नोक ने विद्रोह किया। इनके विद्रोह का दमन आसानी से हो गया। क्वेश्चन क्या आ सकता है, बंबई का संस्थापक कौन? ओंगियर। ओंगियर और चॉर्नोक का विद्रोह किसके काल में हुआ था? औरंगजेब के काल में। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में युद्ध, संधि और विलय का अधिकार किसके काल में मिला? औरंगजेब के काल में। मुगलों के खिलाफ कंपनी ने विद्रोह पहली बार कब किया था? औरंगजेब के काल में। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फैक्ट जो तुमने लिखा है, उस फैक्ट के अंदर क्वेश्चन का डायरेक्शन यदि समझ में आ जाए तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, नहीं तो फैक्ट बड़े ही निरस और बहुत ही बोझिल लगेंगे। समझ गए? अगला मुद्दा क्या है कि जब विद्रोह हुआ तो मुगल ताकतवर थे, मुगलों ने इनके विद्रोह का दमन कर दिया। विद्रोह का दमन कर दिया तो क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि अंग्रेजों ने इनसे माफी मांगी। मुगलों ने कहा कि चलो ठीक है भैया, माफ किया। औरंगजेब इनका दमन भी कर सकता था, लेकिन दमन क्यों नहीं किया, माफ क्यों कर दिया? क्या इसलिए कि उदार था? नहीं, उदार होता तो बाप को नहीं छोड़ देता। औरंगजेब अपने बाप को तो कैद में रखा। उदार होता तो अपने बड़े भाई को नहीं छोड़ देता। दारा सिकोह का गर्दन काट के उपहार दिया था अपने बाप को तस्तरी में सजा के। उदार तो नहीं था। बड़ा भाई का गर्दन काट दिया, छोटे भाई को मृत्युदंड दे दिया, बाप को जीवन भर कैद में रखा। उदार थोड़े था वो तो कठोर था। तो अंग्रेजों काहे माफ कर दिया? क्योंकि इसे लग रहा था कि यदि हमने अंग्रेजों को माफ नहीं किया, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया और उनको अपने यहां से निकाल दिया, तो समुद्र में वो हमको डिस्टर्ब करेंगे, और समुद्र के क्षेत्र में जब वो हमको डिस्टर्ब करेंगे तो हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा था कि मुगलों के पास में भी समुद्री जहाज थे, कुछ बड़े बड़े जहाज थे, रहीमी जहाज, गंजे सवाई जहाज, लेकिन अंग्रेजों के या किसी भी यूरोपियन के मुकाबले में ये टिक ही नहीं पाते थे।
तो यूरोपियन के सामने उस समय के भारतीय राजा प्रायः दब जाते थे जब बात समुद्र की लड़ाई की आती थी। तो औरंगजेब ने माफ कर दिया, बस एक एक्स्ट्रा कर लिया, दैट इज जजिया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। क्लियर हो गया? अब अगला मुद्दा क्या है? 1707 ईस्वी में, सॉरी 1707 बोलिए, 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर का फरमान 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर का फरमान, 1717 के फर्रुखसियर के फरमान की ओर जाने के पहले एक बैकग्राउंड समझो, अभी समझना है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब 1717 ईस्वी में हम जाते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 1707 ईस्वी तक आते आते औरंगजेब की सत्ता खत्म हो गई, वो मर गया। जब औरंगजेब मरा तो उसके बाद मुगल साम्राज्य बिखराव का शिकार हो गया। उस समय आप देखोगे कि धीरे धीरे भारत के अनेक क्षेत्रों में मुगलों के जो प्रांत हुआ करते थे, वहाँ के प्रांतपतियों ने, प्रांत को उस समय सूबा कहा जाता था और सूबे के गवर्नर को सूबेदार, तो मुगलों के अनेक सूबे थे, उन अनेक सूबे के अंदर सूबेदार होते थे, तो उन सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर लिया। तो मुगल साम्राज्य बिखराव का शिकार हो रहा था और दिल्ली में जहां मुगल सम्राट बैठते थे वहां पर षड्यंत्र सर चढ़ के बोल रहा था। एक के बाद एक शासक गद्दी पर बिठाए जा रहे थे, मारे जा रहे थे। इसी क्रम में एक शासक आता है, गद्दी पर बैठता है, फर्रुखसियर नाम का। फर्रुखसियर बीमार था तो उसका इलाज नहीं हो पा रहा था उसके हकीमों के द्वारा, तो एक अंग्रेज शिष्टमंडल मिलने गया था फर्रुखसियर से। उसके साथ में एक डॉक्टर भी था हैमिल्टन नाम का। उसने ठीक से ट्रीटमेंट कर दिया फर्रुखसियर का, वो ठीक हो गया। फर्रुखसियर खुश हो गया अंग्रेजों से और दोनों के बीच में अन्य भी बातचीत वगैरह चली। तो फिर फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान दिया। फरमान दिया माने एक प्रकार का आदेश पत्र दिया और उसके अंतर्गत फिर क्या बात हुई, फ्री ट्रेड का राइट दिया गया। फ्री ट्रेड का राइट दिया गया। फ्री ट्रेड का अधिकार दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से फ्री ट्रेड का अधिकार मिल गया, किसके काल में, फर्रुखसियर के काल में। और इस दफा और क्या खास बात हुई, तो इसका दायरा व्यापक हो गया। इसका दायरा व्यापक हो गया। अब मैं आपको कह सकता हूं कि 1717 के फरमान के बारे में नोट्स में यदि एक दो लाइन एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसको पढ़ लेना, क्योंकि हर चीज को यदि मैं क्लास के दौरान लिखाने लगूंगा तो समय बहुत ज्यादा लगता है। मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दिया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, काम का फैक्ट लिखा दिया, एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, नोट्स में पढ़ लेना। तो यही कहानी है कि फर्रुखसियर को, क्या आपको ये स्टाइल समझ में आता है? ये ठीक लगता है कि हर बात एकदम चाहो कि एकदम डिटेल लिखाई दीजिए तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो कुछ जगहों पर मैं कह देता हूं कि भैया हाँ ये नोट्स में पढ़ लेना, ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि फर्रुखसियर कौन था। अरे भैया फर्रुखसियर मुगल राजा था, तुम्हारा दिमाग कहाँ है जी? अभी तो बोल रहा हूं।
तो मैं आपको ये बोला कि फरूख शेयर ने फ्री ट्रेड के राइट को न सिर्फ फिर से स्थापित किया बल्कि उसका विस्तार कर दिया, और इसी क्रम में एक सिस्टम आता है दस्तक का। दस्तक दिखाकर फ्री ट्रेड होता था। दस्तक दिखाकर फ्री ट्रेड होता था। दस्तक क्या है? तो लाइसेंस, दस्तक क्या है? तो लाइसेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यापारिक कंपनी को दस्तक प्राप्त हुआ है तो दस्तक का मतलब है कि हमारे पास में एक लाइसेंस है जिसे दिखा देंगे हम यदि, तो चुंगी घर में बैठा हुआ अधिकारी हमसे कर नहीं मांगेगा, हमारे वाहन को आगे जाने देगा, हमारे माल को आगे जाने देगा। जिनके पास में दस्तक नहीं है उनको कर चुकाना पड़ेगा। यही दस्तक है। अगला मुद्दा क्या है कि दस्तक विदेशी व्यापार के लिए दिया गया था। विदेशी व्यापार के लिए कंपनी को दिया गया था। विदेशी व्यापार के लिए कंपनी को दिया गया था, इसका मतलब समझना जरूरी है। विदेशी व्यापार के लिए दिया गया था, जब ये बात मैं बोल रहा हूं तो इसका कोई खास मीनिंग है। क्या मीनिंग है? तो ऐसे देखो कि 1757 के बाद, 1757 पलासी की लड़ाई है जिसके रास्ते बंगाल में कंपनी का प्रभाव जमना शुरू हुआ। 1757 के बाद बंगाल में कंपनी ने दस्तक का दुरुपयोग शुरू कर दिया, और दुरुपयोग के तहत क्या किया? तो वो इंटरनल ट्रेड करने लगी। इस इंटरनल ट्रेड के लिए दस्तक में अधिकार था ही नहीं। दस्तक ये कहता था कि कंपनी वाले लोग भारत के किसी एक जगह से माल खरीदेंगे, माल खरीदे, वो यहां से गुजरे, 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 जहां से भी गुजर रहे हैं, जहां जहां पर चुंगी घर है वहां पर चुंगी नहीं देंगे, फ्री ट्रेड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां माल खरीदे, यहां बेच लिए, फिर यहां बेच लिए, फिर यहां बेच लिए, सब जगह बेच बेच के लाभ कमा रहे हैं। तो वो इंटरनल ट्रेड कर ही नहीं सकते थे। माल खरीदो और सीधे बंदरगाह की ओर जाओ, दूसरे देशों में जाके बेचो, तब आपको टैक्स नहीं लगेगा। इससे भारत के व्यापारी को दिक्कत नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि भारत के व्यापारी तब परेशान होते जबकि कंपनी वाले लोग बिना कर दिए हुए इंटरनल ट्रेड करते। मान लो कि कंपनी ने माल खरीदा 100 रुपये में, भारत के व्यापारी ने भी माल खरीदा 100 रुपये में, भारत का व्यापारी 5 जगहों पे 6 जगहों पे कर दिया, कर देते हुए अब उसका माल हो गया 150 रुपये का, कंपनी का माल रह गया 100 रुपये का ही। तो कंपनी सस्ते में बेच के पैसा कमा लेगी, कंपनी का माल बिकेगा, बाकी भारतीयों का माल बिकेगा ही नहीं। तो भारतीयों को दिक्कत तब होगी जब कंपनी इंटरनल ट्रेड करेगी।
लेकिन दस्तक इंटरनल ट्रेड के लिए दिया ही नहीं गया था। जब प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी ने दस्तक का इस्तेमाल करते हुए इंटरनल ट्रेड करना शुरू किया तो इसे दस्तक का दुरुपयोग कहा जाता है, जो आगे समझ में आएगा या जिसकी जरूरत आगे आपको पड़ेगी। एक दूसरा मामला है कि दस्तक कंपनी को दिया गया था। कंपनी अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को दस्तक का उपयोग करते हुए व्यापार करने का अवसर देने लगी। ये कंपनी का अधिकार नहीं था। लेकिन कंपनी वाले क्या करते थे? सस्ते ऑफिसर रखते थे, सस्ते कर्मचारी रखते थे, उन्हें वेतन बहुत कम देते थे। कम देने के बावजूद लोग इनके यहां शासन में काम करने के लिए तैयार क्यों हो जाते थे? क्योंकि कंपनी वाले कहते थे कि हम तुमको दस्तक दे देंगे, तुम दस्तक का उपयोग करके ट्रेड करो, खूब पैसे कमाओ। तो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी भी व्यापार करते थे। तो दो तरह का व्यापार चल रहा था, एक कंपनी का व्यापार, एक कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी का व्यापार। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी का व्यापार, तो दो तरीके का व्यापार चलता था। एक कंपनी के हित में, एक कंपनी के कर्मचारी और व्यापारी के हित में। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी भी दस्तक का दुरुपयोग करके जम के पैसे कमाते थे, इसीलिए कम वेतन पे भी काम करने को तैयार हो जाते थे। बाद में तो कंपनी वाले ने भारत के व्यापारियों को भी दस्तक देना शुरू कर दिया। कुछ पैसे ले लेते थे कंपनी वाले और कहते थे कि ये लो, मेरा दस्तक का इस्तेमाल करते हुए तुम भी फ्री ट्रेड कर लो। भारतीय व्यापारी को कोई चुंगी घर वाला पूछे कि अबे तुम तो भारतीय है, तुम तो कर दो, तुम्हारे पास कहां से दस्तक आया? तो कह देते थे कि कंपनी के साथ में हम उसके पार्टनर के तौर पर व्यापार करते हैं, इस व्यापार में कंपनी भी भागीदार है। तो यह हुआ दुरुपयोग का मामला। इस दुरुपयोग को समझोगे, आगे चलकर आपको मीर कासिम के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के झगड़े का कारण समझ में आएगा। इसी रास्ते बक्सर की लड़ाई हुई है। अभी मैंने समझाया है, मैंने लिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको यह ध्यान दिलाता हूं कि मैंने क्यों लिखा ये शब्द कि दस्तक विदेशी व्यापार के लिए था और दस्तक कंपनी को दिया गया था। और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा आपके सामने में कि दस्तक कंपनी और कंपनी के अधिकारियों के लिए था, दस्तक आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के व्यापार के लिए था। वहां कंफ्यूज करोगे तो उत्तर होगा नहीं, दस्तक सिर्फ विदेशी व्यापार के लिए था और दस्तक सिर्फ कंपनी के लिए था। अब आपको यह बात समझ में आई होगी कि इतना मीनिंगफुल, इतना गहन स्टेटमेंट क्यों दिया जाएगा, क्योंकि इसी को लेकर हिस्ट्री में काफी डिबेट हुआ। अब चल के देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल के बीच का अगला संबंध क्या आता है? 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में एक तरफ है ब्रिटिश, उसके बारे में बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ मुगल के बारे में बता रहा हूं। दूसरी तरफ है मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल किंग शाह आलम द्वितीय।
शाह आलम द्वितीय। तो अभी मैं आपका ध्यान मीर कासिम और शुजाउद्दौला की ओर नहीं ले जा रहा हूं, उसके लिए आप इंतजार कर लीजिए। बक्सर की लड़ाई पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी मैं बक्सर के बारे में डिटेल पढ़ाने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूं, वो बाद में पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान मुगल और कंपनी के ऊपर केंद्रित रखता हूं। तो बक्सर की लड़ाई में शाह आलम द्वितीय नाम का मुगल बादशाह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था और युद्ध में हार गया था, हार गया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन ऐसा मुगल बादशाह था पहली बार जो युद्ध में अंग्रेजों से हार गया था, युद्ध में अंग्रेजों से हार गया था। तो वह शाह आलम द्वितीय था। और कौन सी लड़ाई में हारा था? तो बक्सर की लड़ाई में हारा था शाह आलम द्वितीय। और इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि हुई। अब तुम में से कोई फिर ये नहीं कह देना कोई कि सर प्रयागराज की संधि क्यों नहीं कहते हैं? भैया मैं प्रयागराज बनाम इलाहाबाद के डिबेट में नहीं फंस रहा हूं। इतिहास में यही पैटर्न होता है कि जिस युग का इतिहास पढ़ रहे हो उस युग में उसका जो नाम होता है उसी नाम को इतिहासकार प्राय यूज करते हैं। समय के साथ में उस स्थान का नाम बदल भी गया तो वर्तमान के संदर्भ में उस नाम का इस्तेमाल कर लीजिए। इतिहास की किताबों में भी आपको पुराने नाम ही प्रायः मिलेंगे। समझ में कोई कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधी यही कहानी है कि मुंबई ही बंबई है और इलाहाबाद ही प्रयागराज है, प्रयागराज ही इलाहाबाद है। ठीक है। तो अब देखो कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि का मामला थोड़ा गहरा है, उसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। वो तभी समझ में आएगा जब बक्सर की लड़ाई समझ में आएगी। बस इतनी बात है कि इसके रास्ते से बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। द्वैध शासन के ऊपर एक क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगा, उत्तर लिखवाऊंगा मेंस के ख्याल से, लेकिन बाद में। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए फिर से बता देता हूं कि हम लोग भारतीय राजाओं के खिलाफ अंग्रेजों की जीत के टॉपिक को अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों के मामले को। अब यूरोपीय कंपनियों के मामले को जब पढ़ रहे हैं तो उसी क्रम में हमारे सामने में पहले आए पुर्तगीज, फिर आए डच, फिर आए डेनिश। वैसे आने का क्रम तो डच के बाद ब्रिटिश का है, लेकिन मैंने देखा कल की क्लास में मात्र 10 मिनट का टाइम बचा है तो डेनिश खत्म हो सकता है, ब्रिटिश तो खत्म हो नहीं सकता था, तो मैंने डेनिश पहले पढ़ा दिया। तो आपके क्लास में पहले आया डेनिश, फिर ब्रिटिश आए। तो ब्रिटिश के अंतर्गत जब हम गए तो हमने मुगलों के साथ में अंग्रेजों के संबंध को भी एक मुद्दा बनाया। तो मुगलों के साथ में अंग्रेजों के संबंध के बारे में 1717 तक मैं चाहता तो रोक भी सकता था, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं कि फैक्ट की सूची अभी लिख लो। मुगल और कंपनी के संबंध के मामले में समझ की बात जहां तक है तो आगे के टॉपिक्स में उससे संबंधित चर्चाएं होती रहेंगी। पीटी वाला काम तो अभी कर ही लो। तो इसके तहत मैंने बता दिया कि 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। द्वैध शासन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मेंस ऑल्सो, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिर आगे चलकर अगला जो फैक्ट है काम के लायक वो ये कि इस दौरान ब्रिटिश यह दावा करते थे कि वो
मुगलों के अधीन, मुगलों के अधीन है, मुगलों के अधीन है। माने दावा यह होता था कि मुगल के हम अधीन हैं, सच्चाई यह होती थी कि मुगल इनके रबर स्टाम्प थे। ये मुगल का इस्तेमाल करके अपनी सत्ता को लोगों की निगाह में वैधानिक दिखाने की कोशिश करते थे। इनका यह कहना होता था कि भारत में स्वामी मुगल है, हम तो उनके अधीन एक स्थानीय शक्ति मात्र हैं। जबकि इनकी असल मंशा यह थी कि मुगलों का इस्तेमाल रबर स्टाम्प की तरह किया जाए और अपने प्रभाव का विस्तार किया जाए। तो इस दौरान ब्रिटिश यह दावा करते थे कि वो मुगलों के अधीन है। अगला फैक्ट है काम का यह कि 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में, लॉर्ड लेक के नेतृत्व में कंपनी ने दिल्ली जीत लिया। दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। कंपनी ने दिल्ली पर भी नियंत्रण कर लिया। मुगल बादशाह का शासन अब दिल्ली में भी नहीं रहा। भारत तो छोड़ दीजिए, मुगल कहां तक सीमित रह गए? ओनली टू लाल किला, ओनली टू लाल किला, रेड फोर्ट। मुगल सिर्फ और सिर्फ लाल किला तक सीमित रह गए, सिर्फ और सिर्फ रेड फोर्ट तक सीमित रह गए। समझ गए आप लोग? तो मुगलों की ये हो गई गति। इसके बाद फिर डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने, एक मिनट, डलहौजी छोड़ दीजिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मुगल को प्रभु मानने से मना कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स नाम का एक गवर्नर जनरल आता है 1813 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 में गवर्नर जनरल बनकर आता है, अंग्रेजों का भारत में सबसे बड़ा अधिकारी। उसने मुगल बादशाह से मिलकर, उन्हें उपहार देकर, उनको अपना स्वामी कह के सम्मानित करने की परंपरा का त्याग कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के पहले तक जितने भी गवर्नर जनरल भारत आते थे, तो आने के बाद वो जहां तक जल्दी हो सके जाते थे, मुगल बादशाह से मिलते थे। मुगल बादशाह दिल्ली में लाल किला के अंदर अपने सिंहासन पर बैठे होते थे, बाकी सब उनके नीचे बैठते थे और ये सब उनको हिज मेजेस्टी कह के संबोधित करते थे कि आप महान शासक हैं, और अपने को उनका अधीनस्थ बताते थे। 1813 के बाद ही बात खत्म हो गई। 1813 में गवर्नर जनरल का आने वाला लॉर्ड हेस्टिंग्स मुगल बादशाह से मिला ही नहीं। वो 10 वर्ष तक रहा इंडिया में गवर्नर जनरल, मिलने ही नहीं गया। उसके बाद अगला है लॉर्ड एमहर्स्ट।
लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट कौन है? गवर्नर जनरल। लॉर्ड एमहर्स्ट पहली बार मुगल से बराबरी पर मिला, मुगल बादशाह से बराबरी पर मिला। माने मिला तो, लॉर्ड हेस्टिंग तो मिला ही नहीं, ये मिला लेकिन बराबरी पे मिला। ये नहीं कि तुम हमारे प्रभु, हम तुम्हारे अधीनस्थ हैं, वो सब बात खत्म हो गई। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझते चलना है कि कहां तो मुगल की अनुमति नहीं मिली थी तो सूरत में फैक्ट्री नहीं खोली थी, और कहां तो धीरे 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 मुगलों की शक्ति घटती चली गई और अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती चली गई। तो अब अंग्रेज पहले तो पूरे भारत में मुगल को अपना कठपुतली बना के प्रभाव जमाने की कोशिश किए, फिर दिल्ली पर भी कब्जा कर लिए और फिर बोले कि अब तुम हमारे प्रभु नहीं हो, हम बराबर के हैं। और फिर देखोगे कि डलहौजी के काल में यह योजना बन रही थी कि मुगल किंग को लाल किला से निकाल दिया जाए। डलहौजी ने इंग्लैंड की सरकार को अपनी ओर से एक सजेशन दिया और सहमति मांगा कि आप हमें परमिशन दीजिए कि हम मुगल बादशाह को ये बोलें कि दिल्ली का लाल किला तुम खाली करो, हम मुगल बादशाह के रहने के लिए किराए का एक एडजस्टमेंट कर देंगे, किराए का एक इंतजाम कर देंगे। वो कुतुब मीनार के इलाके में जाके रहेगा, उसके रहने का प्रबंध हम कर देंगे, लेकिन लाल किला खाली कर दें। और दूसरी बात यह कही गई कि बहादुर शाह जफर, उस समय मुगल बादशाह था, बहादुर शाह जफर ही अंतिम व्यक्ति है जो बादशाह की उपाधि लेगा, उसके बाद कोई आदमी बादशाह की उपाधि नहीं लेगा। मैंने उसका बेटा अब आगे चल के बादशाह नहीं कहलाएगा। तो यह भी प्रस्ताव था कि बहादुर शाह जफर नाम था पूरा, बहादुर शाह जफर के बाद कोई बादशाह की उपाधि नहीं लेगा। बहादुर शाह जफर के बाद कोई बादशाह की उपाधि नहीं लेगा। पर्पस क्या था? पर्पस यह था कि बहादुर शाह तो बूढ़ा हो चुका है, ये मरेगा, इसके मरने के बाद जब कोई आदमी बादशाह की उपाधि नहीं लेगा, इसका मतलब मुगल वंश खत्म हो जाएगा। वो शांति प्रिय तरीके से बिना खून बहाए ही मुगल वंश का अंत कर देना चाहता था। मुगल इतने कमजोर हो गए थे कि उनके अंतर्गत विरोध करने का सामर्थ्य था नहीं। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेजों के शासन से कई वजह से भारतीय लोग नाराज चल रहे थे, और उसके परिणाम स्वरूप 1857 में हो गया एक प्रचंड विद्रोह।
1857 में विद्रोह हो गया। तो इस विद्रोह का नेतृत्व किसको दिया गया था? विद्रोह का नेतृत्व था बहादुर शाह जफर के पास में, क्योंकि बहादुर शाह जफर मुगल किंग हुआ करते थे। तो बहादुर शाह जफर वॉज द लीडर ऑफ दैट रिवेलियन। लेकिन हुआ क्या इस विद्रोह में? विद्रोह का दमन हो गया। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे से पकड़े गए, हुमायूं के मकबरे में पकड़े गए। हुमायूं के मकबरे में पकड़े गए। लास्ट जो इंफॉर्मेशन है इस संबंध में जो काम का है वो ये कि बहादुर शाह जफर विद्रोह का नेतृत्व तो कर रहे थे, लेकिन विद्रोह का दमन हो गया तो बहुत सारे लोग दिल्ली छोड़ के भाग गए। लेकिन बहादुर शाह जफर दिल्ली छोड़कर भागते नहीं हैं, हुमायूं के मकबरे में जाकर ये रुकते हैं। वहां से उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होने का क्या नतीजा निकला? बहादुर शाह जफर के जितने बेटे थे उन बेटों को मार दिया गया और उन सब को दफना दिया गया उसी हुमायूं के मकबरे में। एक दफा यूपीपीसीएस के पीटी में क्वेश्चन आया है कि किसके मकबरे में सबसे ज्यादा शहजादे दफन हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं उसके पीछे की कहानी, उन लोगों को लगा कि अरे ये तो अजीबोगरीब क्वेश्चन है कि किसके मकबरे में सबसे ज्यादा शहजादे दफन हैं। उत्तर है हुमायूं का मकबरा। असल कहानी है कि 57 के विद्रोह के दौर में जो ब्रिटिश हुकूमत ने करतूत किया कि सारे शाहजादों को गोली मार दिया और मार के उनको वहां दफना दिया, इसलिए वहां ज्यादा शाहजादे दफन हो गए। तो कॉन्टेक्स्ट समझ गए तो समझ में आ जाएगा कि यह क्वेश्चन क्यों पूछा गया। और बहादुर शाह जफर को मारा नहीं गया, बहादुर शाह जफर को देश निकाला दे दिया गया, रंगून। बहादुर शाह जफर को रंगून दे दिया गया और फिर वहीं पर बहादुर शाह जफर निर्वसित जीवन जीते हुए अंतोगत्वा मर गए। जहां उन्होंने एक बड़ा प्रसिद्ध शेर लिखा था कि उम्र दराज मांग कर लाए हैं 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। कितना बदनसीब है जफर, उसे 2 गज जमीन न मिली कुए यार में। कि जफर जो है वो कितना बदनसीब है कि उसको अपने महबूब वतन में, अपने कुए यार में 2 गज जमीन भी नहीं मिली। 2 गज जमीन का मतलब जहां कि उनको दफनाया जाता, कि मुझे तो दफनाया भी यहीं जाएगा, कि 2 गज जमीन भी न मिली अब कुए यार में। बहादुर शाह जफर की समाधि रंगून में ही है। इसीलिए जब सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी लेकर भारत की आजादी के लिए भारत की ओर मुड़ रहे थे तो वो रंगून गए थे बहादुर शाह जफर की समाधि को अपनी श्रद्धांजलि देने। आज की कक्षा यहीं पर रुकेगी, अब आगे का क्लास कल।